इसी बीच एक और बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। उस्मान हादी का शव पहुंचने के बाद आगजनी देखने को मिली है। ढाका में कट्टरपंथियों ने आगजनी की है। उच्च संस्थान के कार्यालय को भी जलाया गया है। तो कई संस्थानों को अब तक निशाना बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरह से बांग्लादेश में आगजनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ढाका में कट्टरपंथियों ने यहाँ पर आगजनी की है और भारी तादाद में सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश की, जहां लगातार तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कई मीडिया हाउसेस को आग के हवाले कर दिया गया है। तो उस्मान हादी का शव पहुंचने के बाद वहां पर हिंसक प्रदर्शन और भी ज्यादा उतारू हो गई और लगातार वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो बांग्लादेश की तस्वीरें हैं। अब तक कई इमारतों को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें कि उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली मारी गई और उसके बाद 6 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे और उसके बाद वहां पर जो है उनकी मौत सिंगापुर में हो गई और उसके बाद से लगातार हालात खराब। इसी बीच हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है पहले तो न्यूज इंडिया पर आपका। लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्या लगता है इसका कोई फुल स्टॉप हो पाएगा? अभी फिलहाल तो फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा है जब तक बांग्लादेश में कोई स्थिर सरकार नजर नहीं आती है। और उस्मान हादी उन पे हमला और फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी जो प्राथमिक तौर पे आनी चाहिए वह भी अभी तक सरकार ने नहीं दी है। और किसी भी देश में व्यवस्था बनाने का जो काम है वो सरकार का होता है। अगर वह सरकार वह भी नहीं कर पा रही है तो एक नाकामयाब सरकार है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पोलराइज करने की एक नीति है। तो यह तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो फायदा उठाने वाले लोग हैं इन सारी घटनाओं का फायदा ना उठाएं। जी अरविंद जी, कहीं ना कहीं फिर सरकार भी विफल साबित हो रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। उनको काबू करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल तरन्नुम जी, किसी भी सरकार का प्राथमिक काम होता है कि लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जाए। और वहां पे प्रथम आलो के ऑफिस पे अगर वहां पे हमले हो रहे हैं, वहां की संस्थानों पे, वहां जो डेमोक्रेसी की जो बेसिक जो नींव है, अगर उन पे हमला होता है तो कहाँ पे कोई भी विचार व्यक्त कर पाएगा। और उन्होंने वैसे भी जो लोकतंत्र की हत्या तो वैसे ही कर दी है अवामी लीग को चुनाव से बाहर करके। तो यह सब बताती है कि कोई भी सरकार है वह नाकामियों की ओर जा रही है, जो अपनी खासकर जो मिनिमम जो उसके जो ड्यूटीज हैं वो भी वह पूरी नहीं कर पा रही है। तरन्नुम जी, अरविंद जी, क्या लगता है कि ऐसे हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा, क्योंकि चुनाव भी करीब है और ऐसे में इस तरह के वहां पर हालात कट्टरपंथी लगातार कई लोगों को अब तक निशाना बना चुके हैं। कई मीडिया हाउसेस है जिनको आग के हवाले कर दिया गया है। अब देखिए, जब हालातों पे काबू पाना होता है तो पुलिस और प्रशासन को दुरुस्त होना पड़ता है। और वहां की जो खासकर बांग्लादेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, वो काफी डरी सहमी है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सत्ता किस ओर रुख लेती है, सत्ता में आने वाले नए लोग कौन होंगे। और जिस तरह से ये जो वर्तमान सरकार काम कर रही है बदले की भावना से, तो उसमें ये ऐसा अंदेशा है कि अगर मान लो यही सरकार या इसके समर्थक अगर कंटिन्यू करते हैं तो जो पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो पुराने जो पुलिस वाले थे, वो घबराएंगे कि कहीं उनको भी टारगेट ना किया जाए। ऐसे में वहां पे ठीक से कानून व्यवस्था स्थापित करना वाकई चैलेंज का काम है, क्योंकि निचले स्तर पर वहां पे सरकार के प्रति विश्वास कायम नहीं हो रहा है। और अगर कोई देश इन्हीं सब चीजों में उलझा रहेगा तो वह कब अपनी नीतियों के बारे में सोचेगा। और वहां पे विदेशी ताकतें हावी होगी, जो कि अभी इस समय बांग्लादेश को लग रहा है। और कहीं जी ना बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि देख रहे हैं कि हम किस तरीके से वहां पर लोग सड़कों पर हैं और ऐसे में आने वाले समय में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था का जो अनुमान है वह पहले के मुकाबले काफी रसातल में जा रही है। और शेख हसीना जी के समय बांग्लादेश जिस गति से वह विकास कर रहा था, यहाँ तक कि विपक्ष ने भारत सरकार को यह घेरना शुरू कर दिया था कि देखिए भारत उतनी भी प्रगति नहीं कर पा रहा है जितनी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जितना अच्छा कर रहा था वह सब एक तरीके से खत्म हो गया है। बांग्लादेश अराजकता का शिकार हो रहा है। और आपको पता है कि जब इन संस्थानों को तोड़ना, करना, नुकसान करना तो
काफी आसान होता है, उन्हें बनाना काफी मुश्किल होता है। तो वही सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। और वहां पे जो खासकर प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो धर्म के आधार पर बांग्लादेश का निर्माण करना चाहती है, तो यह वाकई बांग्लादेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, तरन्नुम जी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई इस्लामी संगठन भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये जो सिचुएशन इस वक्त बांग्लादेश में, क्या सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति है? देखिए, धर्म की राजनीति अगर वह सकारात्मक होती है, मान लो अगर हम कुछ उदाहरण लें, जैसे कि ईरान का जब वहां इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ सामंतवाद के खिलाफ, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ, धर्म का एक सही इस्तेमाल हुआ। पर अगर धर्म को आप फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो वो ठीक नहीं है। एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि जो जनरल जियाउल हक के समय में जितने मुसलमानों का पूरे दुनिया भर में मुसलमानों ने कत्ल किया, उससे कोई बुरा हो नहीं सकता। और उन्होंने पूरी की पूरी जो सत्ता है वह धर्म के नाम पर चलाई। उस समय पाकिस्तानी फौज फिलिस्तीन के लोगों को मारा, यहाँ आंतरिक उपद्रव के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। भारत को डिस्टर्ब करने के लिए जो तमाम लोग मारे गए वो सारे मुस्लिम ही थे। तो ऐसे में एक खास धर्म विशेष की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है, और एक आइडेंटिटी जो क्राइसिस है वो पैदा होता है। और ऐसे में एक सेपरेशन का एक फीलिंग आता है दोनों तरफ, जहां बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक दोनों हैं। अगर उसी रास्ते पे जो वर्षों पहले, दशकों पहले जब पाकिस्तान चल रहा था, अगर बांग्लादेश भी उसी राह पे चलना चाहता है और वह धर्म के आधार पर वह सोचता है कि अपना सुनहरा भविष्य बनाएगा, तो वो ठीक नहीं है। धर्म एक मिडाइवल फिनोमिनन है, उसको मध्यकाल के लिए ही छोड़ देना चाहिए। अगर मॉडर्न दुनिया में आप अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर किसी भी उन्नत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। अरविंद जी, मेरा मेरा ये अगला सवाल भी आपसे यही था, क्या सच में बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर है? देखिए, यह सवाल थोड़े दिन पहले किसी एक और न्यूज प्लेटफॉर्म पे पूछा गया था। तो जरूर भारत के मीडिया में जरूर ये चर्चा है कि वो पाकिस्तान की राह पर है, पर बांग्लादेश की जनता का टेम्परामेंट वैसा नहीं है अगर हम देखेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि वहां मुस्लिम आइडेंटिटी से ज्यादा बांग्ला आइडेंटिटी है लोग। और वहां हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे हिंदू आइकन हैं जिन्होंने वहां के राष्ट्रगीत भी लिखे हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो बांग्लादेश को एक सेकुलर छवि देती है। तो यह अनुमान लगाना कि वह कट्टरपंथियों के हाथों में चला जाएगा, ऐसा अचानक से नहीं होता है। अगर 5 साल पहले के बांग्लादेश की कल्पना करें तो हम तो उसको सेकुलर ही मानेंगे ना, और लोगों के विचारों में इतना जल्दी परिवर्तन तो हो नहीं सकता है। हाँ, अभी मुश्किल दौर है, जो सत्ता है वह कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई है। और क्योंकि यूनुस साहब का वहां पे कोई जनाधार नहीं है, जनता में उनकी स्वीकार्यता नहीं है, इसलिए उनकी डिपेंडेंसी है कुछ ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। और बदकिस्मती से अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो धार्मिकता के आधार पर रची गई है, पर उनके पीछे भी जो लोग हैं वो विदेशी ताकतें हैं। और विदेशी ताकतें भी सीधी सीधी नहीं है, जैसे कि आईएसआई की इतनी ताकत नहीं है कि वो बांग्लादेश को कंट्रोल कर सके। उसके पीछे चीन जैसे किसी बड़ी महाशक्ति का या ताकत का हाथ है, जो वहां पे छुपे तौर पे पैसा बहा रहा है और बांग्लादेश को डिस्टर्ब कर रहा है। इसका कारण यह है कि दक्षिण एशिया में भारत के लिए एक चुनौती खड़ी की जा सके, और पड़ोसियों में जो भारत की स्वीकार्यता है उसको कम की जा सके। तो बहुत लंबी पॉलिटिक्स है, पर यह बुरी बात यह है कि इसका जो मंच है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बांग्लादेश बन रहा है। जी अरविंद जी, तो जो ये हालात बने हुए हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पर्दे के पीछे चीन है या कोई और? देखिए, अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। हालांकि इसके लिए हमारी जो इंटेलिजेंसिया है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हमारे विदेश मंत्रालय के पास जो तमाम जो इससे जुड़ी हुई जो रिपोर्टें हैं वो जरूर होगी। भारत सरकार तो समझ ही रही होगी, पर हम बिना किसी बेस के, और ये दरअसल काफी मुश्किल काम है, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। अगर हम निश्चित तौर पे कहें कि आपके पास क्या है, सबूत क्या है कि ये हो रहा है, तो ऐसे सबूत देना तो बहुत ही मुश्किल होता है। और हमें पता है कि खासकर डिप्लोमेसी या कूटनीति में पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है। कभी वह इतिहास के आलोक में आती है और कभी वह इतिहास के दबाव में दब के भी रह जाती है, कभी सामने नहीं आती। तो यह तो रहेगा, अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं कि हाँ है, और यह अनुमान काफी हद तक सही भी है।
जी तरन्नुम बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में हालात वहां पर लगातार बद से बदतर, और ऐसे में कई तर्क यहाँ पर सामने भी आ रहे हैं। अरविंद जी, आप बने रहिएगा, क्योंकि हर एक पहलू पर आपसे डिस्कशन करेंगे कि वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, आने वाले समय में क्या और इसमें कितना सुधार हो सकता है, और बांग्लादेश में जो हाल है क्या उसके पीछे कोई और है। बने रहिएगा, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए आप न्यूज इंडिया के साथ।